हेलो फ्रेंड्स, फिर से एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप सभी मस्त होंगे, खुशहाल होंगे और बोर्ड एग्जाम की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। आज के इस वीडियो में हम क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर 5 वैद्युत चालन के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। बस इस वीडियो को बिना स्किप किए शुरू से लेकर अंत तक बने रहिए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं बिना देर करते हुए। वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, यदि हमारे यूट्यूब चैनल जेपी ऑक्साजेट स्टडी पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पर क्लिक कर लीजिएगा ताकि हमारे नए अपलोडेड वीडियो बिना रुकावट सबसे पहले आप तक पहुंचे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहला परिभाषा है मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अपवाह वेग तथा वैद्युत धारा में संबंध। चलिए इसे देख लेते हैं आसान भाषा में। माना किसी धातु के तार के सिरे बैटरी से जुड़े हैं। यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं बैटरी से यहाँ जुड़ा हुआ है, यहाँ पर प्लस यहाँ पर माइनस सिरा है। माना किसी धातु के तार के सिरे बैटरी से जुड़े हैं जिसके फलस्वरूप तार में एक वैद्युत क्षेत्र E स्थापित हो जाता है तथा मुक्त इलेक्ट्रॉन वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में अपवाह वेग से चलने लगते हैं। यदि तार के किसी परिच्छेद में से t सेकंड से गुजरने वाले आवेश Q हो तो वैद्युत धारा I = Q/T हो जाएगा। समीकरण 1 इसे मान लेंगे। चलिए आगे देख लेंगे। पुनः माना तार में अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल A हो, एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या n हो, इलेक्ट्रॉनों का अपवाह वेग =vd हो जाएगा। एक सेकंड में तार के अनुप्रस्थ परिच्छेद से गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या an vd होगा। एक सेकंड में इलेक्ट्रॉनों की संख्या NaVdt हो जाएगा। यदि एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश की मात्रा E है तब t सेकंड में तार के अनुप्रस्थ परिच्छेद में से गुजरने वाला आवेश Q NaVdt × E हो जाएगा। समीकरण 1 से दोस्तों आगे देखे हुए थे। समीकरण 1 से I NaVdt × E/T हो जाएगा। T से T यहाँ कैंसिल हो जाएगा। I NeVd हो जाएगा। इस तरह से दोस्तों मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अपवाह वेग तथा वैद्युत धारा में संबंध हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं अगली परिभाषा। अगली परिभाषा है ओम का नियम। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। चलिए इसे भी देख लेते हैं। ओम के नियम के अनुसार यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था जैसे ताप, दाब, क्षेत्रफल आदि को नियत रखे तो चालक में उत्पन्न I सिरों के बीच आरोपित विभवांतर के अनुक्रमानुपाती होता है। यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं चित्र में, यहाँ पर धारा है, यहाँ पर थीटा कोण बना रहा है। इस तरह दोस्तों ये चित्र हो जाएगा। V = I हो गया, V = IR हो जाएगा। यहाँ पर प्रोपोर्शनल हटा, यहाँ पर बराबर लग गया और यहाँ पर R लग गया। R नियतांक है, जहाँ R एक नियतांक है जिसे वैद्युत धारा प्रतिरोध कहते हैं। चलिए आगे देख लेंगे। अगली परिभाषा है अपवाह वेग के आधार पर ओम के नियम की उत्पत्ति। यहाँ पर ओम के नियम की उत्पत्ति करनी है। देख लेते हैं। E = V/I हो जाएगा। समीकरण 1 मान लेंगे। I = ANeVd समीकरण 2 हो जाएगा, इसे मान लेंगे। अनुगमन वेग से, अनुगमन वेग का सूत्र होता है Vd = E/M गुणे में टो हो जाएगा। ये टो का सिंबल है। Vd = EV × V/M मल्टीप्लाई टो हो जाएगा समीकरण 2 से। यहाँ पर समीकरण 2 देख लेंगे। I = ANeVd हो जाएगा। I = ANe × EV/Mi गुणे टो हो जाएगा। I = AN के पावर में E हो जाएगा, टो/ml गुणे V। V = ml में ANe² टो मल्टीप्लाई I हो जाएगा। I यहाँ पर बटे में आ गया। V/I = ml में ANe² टो हो गया। यहाँ पर सूत्र हो गया ओम का। R = V/I, चूँकि R = ml में ANe² होता है, आगे देखे हुए थे, तो इसका मेन सूत्र प्राप्त हो जाएगा। V = IR, यहाँ पर दोस्तों तिर्यक गुणा हो गया, यहाँ पर IR का गुणा हुआ V हुआ, V = IR हो गया। इस तरह से दोस्तों अपवाह वेग के आधार पर ओम के नियम की उत्पत्ति हो जाएगी। चलिए अगली परिभाषा देख लेते हैं। अगली परिभाषा है किरचॉफ का नियम। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। चलिए इसे भी देख लेते हैं। किसी भी जटिल परिपथ के विभिन्न चालकों के बीच धारा का वितरण महान वैज्ञानिक किरचॉफ ने
1842 ईस्वी में दिया है, जिसे किरचॉफ का नियम कहते हैं। फिर से एक बार देख लेंगे। किसी भी जटिल परिपथ के विभिन्न चालकों के बीच धारा का वितरण महान वैज्ञानिक किरचॉफ ने 1842 ईस्वी में दिया है, जिसे किरचॉफ का नियम कहते हैं। किरचॉफ का पहला नियम देख लेंगे, इसे संधि नियम भी कहते हैं। किसी वैद्युत परिपथ में किसी भी संधि पर मिलने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। यहाँ पर चित्र में दोस्तों देख लेंगे। यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं किसी संधि पर मिलने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग यहाँ पर शून्य हुआ है। तो सिग्मा आई इज इक्वल टू शून्य हो जाएगा। I1 प्लस I2 माइनस I3 माइनस I4 माइनस I5 इज इक्वल टू शून्य। जो धाराएं आ रही हैं उसे प्लस में करेंगे, जो धाराएं जा रही हैं उसे माइनस में करेंगे। इसका पक्षांतर कर लेंगे। I1 प्लस I2 ये माइनस में था, बराबर के उधर गया, ये प्लस में हो गया। I3 प्लस I4 प्लस I5। नोट में देख लेंगे, जहां शून्य बिंदु पर या संधि पर बहने वाली धाराएं क्रमशः I1, I2, I3, I4, I5 हैं, तो किरचॉफ के नियम के अनुसार चिन्ह परिपाटी नियम से I1 प्लस I2 माइनस I3 माइनस I4 माइनस I5 इज इक्वल टू शून्य हो जाएगा। किरचॉफ का पहला नियम आवेश के संरक्षण को व्यक्त करता है। इसे किरचॉफ का धारा नियम भी कहते हैं। इसे लिखना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। इस तरह से दोस्तों किरचॉफ का नियम और उसका पहला नियम अर्थात संधि का नियम हो जाएगा। चलिए अगली परिभाषा देख लेते हैं। अगली परिभाषा है क्रांतिकाल। इसे टो से प्रदर्शित करते हैं। ये भी बहुत बार पूछा जाता है। चलिए इसे भी देख लेते हैं बहुत आसान भाषा में। दो टक्करों के बीच के समय अंतराल को क्रांतिकाल कहते हैं। बहुत ही आसान परिभाषा है। फिर से देख लें एक बार। दो टक्करों के बीच के समय अंतराल को क्रांतिकाल कहते हैं। अगली परिभाषा है अपवाह अथवा अनुगमन वेग। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। चलिए इसे भी देख लेते हैं। किसी चालक के सिरों को बैटरी से जोड़ने पर इलेक्ट्रॉनों द्वारा त्वरण विभव की दिशा में प्राप्त होने वाला औसत वेग अपवाह अथवा अनुगमन वेग कहलाता है। इसे Vd से व्यक्त करते हैं। आगे देख लेंगे। इसका डेरिवेशन हो जाएगा। यदि किसी धातु में किसी स्थान से t सेकेंड में n इलेक्ट्रॉन गुजर रहे हों तो उस स्थान से t सेकेंड में गुजरने वाला कुल आवेश Q इज इक्वल टू n हो जाएगा, जहां E इलेक्ट्रॉनिक आवेश E इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10 के पावर में -19 कूलाम हो जाएगा। अतः धातु में वैद्युत धारा I इज इक्वल टू Q अपान T होता है। I इज इक्वल टू n अपान T हो जाएगा। चूँकि Q इज इक्वल टू n होता है तो यहाँ पर Q के स्थान पे n रख दिए हैं सूत्र के अनुसार। तो इसका मेन सूत्र हो जाएगा I इज इक्वल टू n E अपान T हो जाएगा। इस तरह से दोस्तों अपवाह वेग अथवा अनुगमन वेग का डेरिवेशन हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों यह वीडियो आपके समझ में आई होगी। वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं और किस टॉपिक पर वीडियो बनाना है कमेंट कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।